चलो शुरू करते हैं। ये अभ्यास 7I 7I, ठीक है। इसमें जो है टैक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन है और टैक्स के बारे में बताया भी गया है, तो टैक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम जी। ठीक। इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है ताकि जो है समझ रखें। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। जी। लिखते रहो। डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे जो है किसी की आय समझते हो ना जी। इनकम, जो सैलरी मिलता हो किसी भी कंपनी से, किसी भी सरकारी संस्थान से या कहीं भी, अगर उसको जो भी सैलरी मिलती है तो अगर उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा संपत्ति कर होता है। संपत्ति कर का मतलब ये होता है मकान या जो है ज़्यादा अगर खेत होता है उसके पास तो उस पर भी टैक्स लगता है, सुना गया। और इसके बाद उपहार कर का मतलब यह है कि बहुत हैवी उपहार दे दिए किसी को बहुत ज़्यादा महंगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। तो सब डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स है। सरकार से जो है सीधे पैसा ले लेती है लोगों से टैक्स के रूप में। तो सरकार जो टैक्स के पैसे लेती है उससे जो है देश, उस पैसे को देश के विकास में लगाया जाता है। और जब सब लोग टैक्स देंगे तभी देश विकसित होगा, देश विकास करेगा, ठीक है। तो विकास का मतलब ये कि जैसे जो है देखे होगे कि तमाम जो है रोड बन रहे हैं, है ना, या हॉस्पिटल बन रहा है या फिर स्कूल बन रहा है, सार्वजनिक संपत्ति जैसे जो चीज़ बनती है तो टैक्स के पैसे बनती है। इसके अलावा सरकार जो है इन टैक्स के पैसों से लोगों को सैलरी भी देती है, समझ गए। तो अब यहाँ पे सरकार द्वारा आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर लिया जाता है, तो ये जो है डायरेक्ट टैक्स में आता है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की या आयकर की दर जो होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो जो है ये एक खाका तैयार किया है कि मतलब इतने से इतने रेंज में रहोगे कितना देना पड़ेगा, इतने से पता लेते हैं। आयकर की दर आयकर के स्तर पर निर्भर करता है। आयकर की दर आय के स्तर पर निर्भर करता होगा। आयकर की दर आय के स्तर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो वर्तमान में आयकर की दर क्या है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अगर मान लो वो जो है 20 हज़ार क्या 20 हज़ार रुपये कमा रहा है। अगर कोई आदमी 20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है तो एक साल में कितना कमाएगा? 20 हज़ार रुपये मंथली उसको सैलरी मिल रही है तो एक साल में कितना कमाएगा? 220। बहुत सही। 20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, एक साल में 220 हो जाएगा। गुड। 2,40,000। तो अगर 2,40,000 रुपये कमा रहा है तो उसका मतलब इनकम क्या है? 2.5 लाख से नीचे है ना जी। 2,50,000 से नीचे है तो उसको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो है 30 हज़ार रुपये महीने कमा रहा है, कितना? 30 हज़ार रुपये, तो 12×36 कितना हो गया? 3,60,000 रुपये हो गए। 3,60,000 रुपये हो गया। तो 3,60,000 रुपये अगर उसका हो गया सैलरी, मतलब पूरे साल भर में 3,60,000 रुपये पा रहा है वो, तो सरकार क्या करती है इसमें से 2.5 लाख छूट दे रही है उसको। क्या बोला? 2.5 लाख का छूट दे रही है। तो 0 0 0 0 और यहाँ पे 1 60,000 और 1, ठीक है। 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 2.5 लाख से 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो देखोगे अगर 1,10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा हो रहा है तो 2.5 लाख के ऊपर चला जा रहा है, तो 2.5 से 5 के बीच चला जा रहा है ना, तो उसको जो है इस अमाउंट पर उसको 5% देना पड़ेगा। कितना? 5%। समझ आ गया। अगर और ज़्यादा कमाई है उसकी, 5 लाख से ऊपर जाता है, 2.5 लाख माइनस करने के बाद अगर 5 लाख चला जाता है या 5 लाख 1 रुपये या 2.5 लाख, मतलब 2,40,000
1 रुपये, 2,50,000 1 रुपये और 5,00,000 1 रुपये से ऊपर चला जाएगा तो 20% देगा। अगर 10 लाख 1 रुपये से ऊपर चला जाएगा, 10 लाख 1 रुपये हो जाए तो 30% देगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर 30% नहीं लगेगा। जैसे मान लो कोई बहुत लोग बहुत तरह गेम खेलते हैं, बहुत लॉटरी खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, मान लो कोई KBC खेला, कुछ भी उनका बहुत करोड़पति तो खेलते हैं ना, तो वो जो पैसा मिलता है वो भी डायरेक्ट टैक्स में आता है, समझा ना, डायरेक्ट टैक्स में। और जब वो अगर मान लो कोई 1 करोड़ जीत लिया है, 1 करोड़ को जीत लिया है, तो सरकार उसका 30% ले लेगी सीधे। 1 करोड़ का 30%, 1 करोड़ का 30% जब सरकार ले लेगी तो 30 करोड़ हो गया, सॉरी 1 करोड़ का 30% 30 लाख हो गया। तो जो जीता हुआ है उसको कितना मिलेगा? 70 लाख रुपये। कितना मिलेगा? 70 लाख रुपये। ये तो समझ गए होंगे ना। दूसरी बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की। ये डायरेक्ट टैक्स था, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, सरकार इसको डायरेक्ट नहीं लेती है, सीधे नहीं ले लेती है। इसमें उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स या सेवा कर आता है। तो और इसका जो है ये अप्रत्यक्ष टैक्स का ज़्यादा मतलब पूरा भार जो है अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। अंतिम उपभोक्ता तो लोग समझते हो नहीं समझते, अब बताते थे। जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, तो किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, तो वहाँ एक प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे ना, कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लो समोसा ऑर्डर कर लिया या बर्गर ऑर्डर या पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिया, तो पिज्ज़ा वाला 500 रुपये का है। पिज्ज़ा कितना का है? 500 रुपये का। तो उस पिज्ज़ा में 500 रुपये में टैक्स जुड़ा हुआ है जी। ठीक है, टैक्स जुड़ा हुआ है, ये तो ये। और दूसरी बात, वो सेवा भी दे रहा है, सेवा कर रहा है, तो सर्विस टैक्स लग जाता है उस पर। उसका बैठ के खाओगे ना, तो सेवा ले रहे हो उसकी, तो सेवा ले रहे हो तो उसका जो है उसका भी टैक्स देगा वो। तो इन दोनों टैक्स को कौन पे कर रहा है? कौन पे कर रहा था? वो पे कर रहा है जो खा रहा है। चलो मान लो कोई चिप्स खरीदने गए, चिप्स में कभी पैकेट देखे होंगे तुम लोगों को, उसमें लिखा होगा कि इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। जहाँ रेट लिखा रहता है वो छोटा सा लिखा रहता है इंक्लूड्स या इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, मतलब सभी टैक्स उसमें जुड़ा हुआ है। 5 रुपये का चिप्स है तो 5 रुपये लेके गए, 5 रुपये तो चिप्स मिल गया, लेके चलिए। ठीक है, तो वो एक उत्पाद है ना, उत्पाद किसी कंपनी का प्रोडक्ट है वो, तो वो उस उत्पाद में जो है जो 5 रुपये की चिप्स खरीद रहे हो उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। तो टैक्स का दुकानदार दे रहा है, टैक्स दुकान दे रहा है, तुम दे रहे हो? बताओ। हम लोग दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। तो सरकार जो है हमसे टैक्स लेके दुकानदार के पास जाता है, और दुकानदार जब होलसेल में कोई चीज़ लेता है तो वहाँ वो उसको टैक्स देना पड़ता है, फिर वो कंपनी टैक्स देती है। तो मतलब इस तरह से जो है घूम के बहुत दूर तक जो है जाता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा जो है भार जो है अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। अंतिम उपभोक्ता पर जैसे हम लोग हैं, समझ आ रहा है? ठीक है, अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। कितना धन है? कितना धन हो गया? समझ गए? कुछ समझ आया कि नहीं? जी। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा एक बात और करते हैं। देखो यहाँ क्या चीज क्रेता, क्या लिखा है? क्रेता सुने हो? विक्रेता सुने हो? विक्रेता में बेचने वाला, क्रेता में खरीदने वाला। तो जो जैसे भाभी लोग खरीदेंगे, मान लो समोसा खरीद लिए, तो समोसा में तो टैक्स देता नहीं है क्योंकि उसकी इनकम डायरेक्ट से नीचे पड़ रही है। लेकिन जो उसके साथ मसाला है, तेल है ना, नमक है, और आलू छोड़ दो, मैदा है, इन सबका टैक्स उसमें जुड़ा हुआ था। अब वो बनाया समोसा, तो समोसा बेचा किसको? हमको। अब हमने क्या किया, जो मसाला, तेल, मैदा इस सब का जो है टैक्स है वो हम ही पे कर रहे हैं। पा गए समोसा जी, मजा आ गया है? ठीक है, तो इसको समझ लियोगे।
ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जी। अब एक बात आती है जीएसटी की। जीएसटी उसको बताते हैं, ठीक है, इसको बताएं। जी। चलो सुनो बताएं। यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके पहले हमने बताया था कि जो है इनडायरेक्ट टैक्स, इधर देखो, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे बताया ना कि कोई उत्पाद बनाया गया, उसको जो है अंतिम उपभोक्ता तक बेचा गया, तो उस पर टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक। इसके अलावा जो है, और वो जो है टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता था धीरे धीरे करके। तो इस तरह से जो है सरकार ने जीएसटी लाई। सरकार जो है, केंद्र सरकार ने जीएसटी अप्लाई कराया। जीएसटी इसलिए अप्लाई कराया कि उत्पाद कर और सेवा कर, जो भी पीछे बात किया गया था, पीछे उत्पाद कर सेवा कर की बात की थी ना अभी हम लोगों ने, तो सरकार, राज्य सरकार क्या करती थी, उस पर बिक्री टैक्स लगा देती थी, और सेल टैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक, सेल टैक्स लगा देती थी। तो वो टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता था, कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि 1 जुलाई 2017 को एक स्कीम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब उसमें खाना पीना और सारी चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से जो भी सुविधाएं हम लेते हैं, उस पर कुल मिलाकर जीएसटी लगने लगा। वो जो है जैसे उत्पाद कर और सेवा कर, बिक्री कर, सब तीनों हटाकर, मतलब इसको हटाकर ये दे दिया है। गुड्स मीन्स होता सामान, गुड्स मीन्स सामान, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ है, ठीक है। अलग अलग उत्पाद पर 5%, 12%, 18% और मैक्सिमम 28% तक लगता है। ज़्यादा 28% तक लगता है, लेकिन अलग अलग उत्पाद पर अलग अलग है, ठीक है। और जो है ये जीएसटी इसीलिए लगाया गया ताकि जो है इन सभी जो है टैक्सेस को समाप्त कर दिया जाए, इन सभी टैक्सेस को समाप्त कर दिया जाए। तो अब क्या सिर्फ एक चीज़ रह गया है, जीएसटी, ठीक, जीएसटी रह गया है। अब इसके तो समझ गए कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, समझे, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या था वो भी समझे, जीएसटी क्या है ये भी थोड़ा सा सब नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ये बात करते हैं, तो मैं ये जो है ये लो, अब क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, क्या कह रहा है। वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है? वर्तमान में कर मुक्त आयकर, आय की सीमा क्या है? कर मुक्त आय की सीमा क्या है? आय की सीमा, तो अभी जो इसके पहले लिखे थे, किसमें 0%, किसमें 0 लग रहा था, कितने पर? दो 2,50,000 तक लिखा अभी ना, अभी लिखे उसके पहले 2,50,000 तक अगर किसी की इनकम होती है तो उसको 0 है उसके लिए टैक्स, मतलब उसको टैक्स नहीं देना है। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया, पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, केशव की मासिक आय 20,000 रुपए है, बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं? केशव की मासिक आय 20,000 रुपये है ना, और इनको टैक्स देना है कि नहीं देना है। तो मासिक आय, यहाँ पर वार्षिक आय क्या हो जाएगा, वार्षिक आय बराबर हो जाएगा 20,000 में
12 से गुणा कर देंगे, 12 महीने की सैलरी ले रहे हैं ना ये जो 1200 1200 1200 1200 ठीक, और 12 कितना आया 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये आया। तो 2,40,000 रुपये 2.5 लाख से कम है कि नहीं कम है? तो क्या इनको टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं। टैक्स पड़ेगा इनके ऊपर? इनके ऊपर टैक्स नहीं पड़ेगा। आयकर नहीं देना है केशव को आयकर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि उसके दायरे में नहीं आ रहे हैं। समझा क्या? उसके दायरे में नहीं आ रहे हैं। आया कोई क्वेश्चन? श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 है। एक मिनट। श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 रुपये है। 3,60,000 रुपये है, ठीक है। यदि 2,50,000 रुपये तक की आयकर मुक्त है तो आयकर मुक्त सीमा बराबर 2,50,000। ये हो गया भैया। हाँ चलो आगे बोलो। तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा? अच्छा अब देखो सुनो, बताते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे किसी की, अभी मैं एग्जाम्पल भी दिया था तुमको यही चीज़ कि किसी 20,000 सैलरी है तो उसको टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर 30,000 है तो बात है 36, इसका 30,000 सैलरी है मंथली। तो अब क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो। क्या करोगे? माइनस कर दोगे तो फिर यहाँ पर बचा क्या? 0 0 0 0 1 और 1। कितना बचा? 1,10,000 रुपये। कितना बचा? 1,10,000 रुपये। तो 5% यहाँ लिखोगे 1,10,000 का 5%। तो मतलब ये हो जाएगा बराबर 1,10,000 गुणे 5/100। ठीक, 1,10,000 का 5% हिसाब से पूछ रहे हैं ना। तो इसमें जो है 1,10,000 का 5% निकाल लेंगे। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। 5 शून्य 0 और 5 शून्य 0 और 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5। तो ये बताओ 3,60,000 रुपये उनकी वार्षिक आय थी, 2.5 लाख छूट मिल गया, बचा 1,10,000। 1,10,000 में 5% अगर ये दे रहे हैं तो 5% के हिसाब से उनको कितना देना पड़ेगा? 5,500 5,500 रुपये। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? ठीक है, तो अब इसको तौर पहले चलो अगला क्वेश्चन क्या है? एक जोड़ी सैलरी। नहीं जीएसटी वाला चौथा क्वेश्चन था ना। चौथा क्वेश्चन जीएसटी है। तो जीएसटी बता दे। उत्पाद शुल्क, ठीक है, बताओ उत्पाद शुल्क, सेवा कर और बिक्री कर, ये तीनों तरह के कर हटाकर सरकार ने जो है सरकार ने तीनों तरह का टैक्स हटा दिया है। उसकी जगह पर 1 जुलाई 2017 क्या लेके आए हैं? जीएसटी। और जीएसटी अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग लगता है। जैसे किसी पर 5% है, किसी पर 12% है, किसी पर 18% है, किसी पर 28% है। ठीक है, समझ आएगा? बस नहीं लिखना उसमें। इसकी बात छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चलो बोलो। एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 रुपये है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कोई कितने रुपए देना पड़ेगा? बस सैंडल का मूल्य है 1,000 रुपये। सैंडल का मूल्य उस पर 1,000 अंकित है। और दुकानदार क्या करेगा? हम लोगों से या हमसे या तुमसे 18% जीएसटी लेगा। ठीक है, तो 18% जीएसटी। अब 1,000 पर 18% कितना होता है? 1,000 पर 18% कितना होता है? ये दे जीएसटी अभी निकलेगा कितना होता है। तो 2 जीरो इसका कट गया और 2 जीरो इसका कट गया। यहाँ बचा 10 गुणे
18 तो बराबर हो गया 180 रुपये। कितना? 180 रुपये। ये जो है आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये जीएसटी है। ठीक। अब जो है सैंडल का कुल मूल्य कितना हो गया? सैंडल का कुल मूल्य या बिक्री कितनी होगी? मूल्य बराबर 1000 रुपये का है और प्लस जो है 180 रुपये उसका लग गया जीएसटी। कुल मिला के कितना आ गया? 1180 रुपये। ठीक। और क्या क्वेश्चन है? अच्छा ऐसे करो, इसको पढ़ोगे? चलो चलो फिर पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन बोलो। चलो। प्रतिभा एक मेज 24,000 रुपये में खरीदती है, जिसमें 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। मेज का अंकित मूल्य याद कीजिए। मेज का विक्रय मूल्य बराबर 24,000 रुपये है। ठीक। और क्या करना? जिसमें 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। 12% जीएसटी जो है इसमें 12% सम्मिलित है। ठीक है। तो अंकित मूल्य पता करना है ना। अंकित मूल्य बराबर यही पता करना है। ठीक। चलो माना मेज का मूल्य बराबर अंकित मूल्य, मेज का अंकित मूल्य, मेज का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये है। अगर मेज का अंकित मूल्य 100 रुपये है और इस पर जीएसटी लग रहा है कितना? 12% का। जीएसटी कितना लग रहा है? 12% का। हो जाएगा 100 गुणे 12/100 है ना। ये कट गया, बराबर आया 12। गुरुजी हम बस्ता लेकर जा रहे हैं, दोनों बच्चों को घर पर छोड़ दीजिए, हमें वहाँ टाइम लगेगा। कुछ का टाइम ना लगे तो फिर अरे बहुत देर वहाँ से निपट जाएगा तो जाने बगल का मामला है। हम दोनों बच्चों को हमारे घर छोड़ दीजिएगा। चलिए बस अभी टाइम लगेगा गुरुजी। तो जीएसटी 12 रुपये हो गया है ना। तो ये जुड़ के कुल जो है, अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य इसका हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 100 और प्लस 12 बराबर हो गया 112 रुपये। ठीक है। किसका? अगर अंकित मेज का मान लो रेट 100 रुपये है, अंकित मूल्य 100 रुपये है, उसमें 12% जीएसटी लग गया, तो मेज का विक्रय मूल्य हो गया 112 रुपये। ठीक है। अब आगे, चूंकि जब ₹112 विक्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपया। इस प्रकार इसलिए जब 1 रुपया रेट हो किसका? विक्रय मूल्य का, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100/112 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब अंकित मूल्य 24,000 रुपया है, तो नहीं, विक्रय मूल्य जब 24,000 रुपये है, जब विक्रय मूल्य 24,000 रुपये है, तो उस पर अंकित मूल्य हो जाएगा 24,000 गुणे 100/112। इसको भाग देना पड़ेगा। ठीक। तो सबसे पहले उसको कुछ छोटी संख्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, 2 से करते हैं। 4 से कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 बचा यहाँ पे, 4 थे 32, और फिर इसको 4 से कर देते हैं। 4 6 24,
इसके बाद 3 जीरो लग गया। अब इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 7 से कर लेते हैं। तो नहीं 2 से 2 कम 2 और 2 सत्ते सॉरी 2 कम 2 2 चौक 8 और इसको जो काटेगा तो हो जाएगा 3000। ठीक। अब देखो हमारे पास जो आया है बचा भी 3000 गुणे 100 बटे 14। तो हम 3000 में 14 से भाग कर लेते पहले। चलो बोलिए 28, यहाँ बचा 2, फिर 0 आया, फिर 14 कम 14, यहाँ बचा 6, फिर 0 आया, 14 14 56, यहाँ 4 बचा, फिर 0 बढ़ा दिया 10 में लगा के। ठीक है। तो फिर 14 28 14 42, 14 28, फिर यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, फिर 0 बढ़ा देते हैं और 14 5 70, 14 84 112, 14 112। अब यहाँ पे आ गया 8। देखो दोस्तों के 2 डिजिट तक हम निकाल लिए। ठीक है। अब इसके बाद नहीं निकालेंगे। तो हम इसको अब ये जो ये है 3000 गुणे 100 बटे 14, यहाँ हम लिख देंगे जैसे आप बराबर उधर ऊपर आ जाएंगे 3000 गुणे 100 बटे 14। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 214.28 बराबर 214.28 गुणे 100 बचा हुआ है ना। ये हो गया 21428 हो जाएगा और दशमलव रख के 0 0 यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। तो इसका जो अंकित मूल्य है क्या क्या लग भाई, इसका जो अंकित मूल्य है वो 21,428 रुपये है। ठीक। अंकित मूल्य 21,428 रुपये है। अभी इसको और करना चाहते हो तो सकते हो, लेकिन करने जरूरत नहीं है। 21,428 रुपये है इसका अंकित मूल्य। ठीक है। चलो इसको चलो फटाफट चलो 7वां क्वेश्चन। विशाल ने अपने जन्मदिन पर 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर 5,000 रुपये खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 18% GST भी चुकाना पड़ा। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा? देखो ऐसा है, विशाल अपने 20 मित्रों के साथ भोजन करने गया किसी होटल में। 5 रुपये बिल बना, उसका 5,000 रुपये बिल बना है। तो उस पर अभी 18% GST भी लगेगा। तो 18% GST लगेगा तो डे GST हो जाएगा, डे GST बराबर 5,000 और का 18%। 2 जीरो का गया, 2 जीरो का गया, यहाँ हो गया 50 गुणे 18 तो बराबर हो गया 18 90 900 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा अभी। ठीक है। तो कुल खर्च बराबर 5,000 और प्लस 900 रुपये GST, टोटल हो गया 5,900 रुपये। कितना हो गया? 5,900 रुपये पे करना पड़ा उसको। अब क्या करेगा? प्रत्येक मित्र पर कितना खर्च किया? प्रत्येक मित्र पर कितना व्यय करना पड़ा? खर्च किया बराबर, इसी में से ये 20 मित्र थे। ठीक। तो 5,900 को 20 से भाग देंगे। ठीक। 2 एकड़ 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1 और 9, दोनों 18, यहाँ बचा 1 और 2 पंचे 10। ये बराबर हो गया 295 रुपये। कितना? 295। मतलब एक व्यक्ति पर 295 रुपये खर्चा आया है।
ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलो बस इतना हो गया, ये खत्म भी हो गया है।